किसी की राइट किडनी में कोई इशू है तो आप लेफ्ट को कैसे ट्रीट कर सकते हैं? रॉन्ग साइड हमारे अपने हॉस्पिटल में ऑपरेट हो गई थी। एक आलम साहब बाहर से आए हुए थे, वो कहीं गिरे तो उनका हिप जॉइंट टूट गया। तो जब प्रोफेसर साहब आए तो उन्होंने देखा उसमें इमेज में, उन्होंने कहा यार बहुत अच्छा रिड्यूस किया, फ्रैक्चर तो नजर ही नहीं आ रहा। ऑपरेशन करके बंद कर रहे हैं तो जब उसको स्ट्रेचर पे डाल के भेजने लगे तो उन्होंने कहा यार गलत साइड ऑपरेट हो गई। पेशेंट है जिसके पेट के अंदर कैंची रह गई है। ऐसी सिचुएशन में आपने देखा है कि डॉक्टर पैनिक हो गया हो और जो प्रोटोकॉल स्टेप्स हैं वो मिस करती हूँ। एक सर्जन है जिसने 100 ऑपरेशन थायराइड के किए हुए हैं, फिर भी उससे चांसेस हैं कि वो नर्व डैमेज हो जाए। एक केस में मेरे में अल्ना नर्व डैमेज हो गई थी, जो कि हमने बाद में रिपेयर की। हम अक्सर इंटरनेट पे तस्वीरें देखते हैं, कॉस्मेटिक सर्जरी गॉन रॉन्ग। मुझे आज तक वो केस नहीं भूलता जिसमें एक डीएसपी साहब थे, अपने बेटे को ले आए, वो 6 फुट 4 इंच का था। तो उन्होंने कहा यार ये तो बहुत लंबा हो गया डॉक्टर साहब, इन्हों तो जरा थोड़ा सा छोटा कर दो। हो सकता है छोटा, हो सकता है। अगर गायनी में देखें कि नॉर्मल डिलीवरी है लेकिन वहाँ पर ये फोर्स किया जाता है कि सिजेरियन करवाया जाए। रेट ऑफ सी सेक्शन ज़्यादा है हमारे मुल्क में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, और वजह सिर्फ पैसा है। पैसा भी है और आसानी भी है। आपने ऐसे केसेस देखे हैं कि कोई नर्स है, उसने पेशेंट्स को नींद की गोलियां दे दी हों कि नर्स सुकून करे और पेशेंट जो है वो सोया रहे। एडिक्शन इन द हॉस्पिटल्स इज वेरी कॉमन। हमारी एक नर्स थी सीनियर जो कि ड्रग एडिक्ट हो गई, खुद भी रात को टीका लगाती थी और पेशेंट्स को भी साथ। आपने कोई डॉक्टर देखा जिसने ड्रग्स की हालत के अंदर कोई ऑपरेट किया हो? हमारे कुलीग थे, वो ड्रग एडिक्ट हो गए थे और वो ड्यूरिंग इंजेक्शन लगा के ऑपरेशन कर देते थे। हर साल हज़ारों लोग अस्पतालों में इस उम्मीद के साथ दाखिल होते हैं कि वहाँ पर उनका सही इलाज होगा, लेकिन जब गफलत और लापरवाही इलाज का हिस्सा बन जाए तो मरीज की जिंदगी दांव पे लग जाती है। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की वो गफलत और लापरवाही जिन्होंने मरीज की जिंदगी को नुकसान पहुंचाया। और ये कहानियां सिर्फ शिकायत नहीं बल्कि हकीकत है जो बताना जरूरी है। और ये तमाम हकाइक जानिए सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर मजहर इकबाल चौधरी से, जो पिछले 40 सालों से मेडिकल की फील्ड में हैं और अपना एक प्राइवेट हॉस्पिटल ऑन करते हैं। मैं बहुत मेहनत और तहकीक के बाद आपके लिए ये पॉडकास्ट को लेकर आता हूँ। अगर आप समझते हैं कि मैंने आपको वैल्यूएबल कंटेंट दिया है तो इस पॉडकास्ट को सपोर्ट करें और अभी सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब करें। सर, आप पिछले 40 सालों से मेडिकल की फील्ड में हैं। एक रीसेंट वाकया मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमारे एक एडिटर है, रिसेंटली चांद रात पे उसको डीके हुआ, हॉस्पिटल लेकर गए एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। वहाँ पर कहते हैं कि उसको 7 ग्लूकोज की जो ड्रिप्स हैं वो लगाई गई। अब उसकी मदर कहती हैं कि डॉक्टर्स ने मिसहैंडलिंग की जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। क्या डीके के अंदर डेथ होने के चांसेस हैं? और किस किस तरह से डॉक्टर्स की तरफ से जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस है वो सामने आती है? देखिए, जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है ना, जिसे आप डीके कहते हैं, दैट इज़ ए सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़। ठीक है, इसमें जो है वो इंसुलिन इनसफिशिएंसी की वजह से मरीज़ जो है, और यूजुअली ये उन मरीज़ों में होती है जो टाइप 1 डायबिटीज़ के होते हैं। यानी डायबिटीज़ भी 2 तरह की है ना, एक यंग एज में जो होती है उसे टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं, वो जो ओल्ड एज में वो दैट्स वेरी डेंजरस एंड ऑलवेज नीड्स इंसुलिन। जो टाइप 2 होती है, जो ओल्ड एज में होती है आफ्टर 50 या 60 के बाद, वो वेरी माइल्ड होती है। उसमें आप देखें ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स भी काम चल जाते हैं, ग्लूकोफेज जैसे हम दे देते हैं। लेकिन जो टाइप 1 है वो उसमें इंसुलिन आपको इसेंशियल होती है, आप दे रहे होते हैं। तो पेशेंट जो है वो मिस करता है अपनी डोजेस। ठीक है, या उसको कोई इन्फेक्शन हो गई या कोई और हो गया जिसकी अंडरलाइंग और काजेस की वजह से वो एसिडोसिस में चला जाता है। यानी उसका जो ग्लूकोज है वो जो है यूज़ नहीं हो रहा होता, तो वो कीटोन बॉडीज़ में कीटोएसिडोसिस हो जाता है पूरा। यानी उसका जो मेटाबॉलिक जो सिस्टम है बॉडी का, वो सारा जो है वो ऑल्टर हो जाता है। यानी एसिड बन रहा है ना, और वो किडनीज उसको एक्सक्रीट नहीं कर रही और वो बॉडी में जमा हो रहा है। और जब वो कीटोएसिडोसिस होता है तो आपकी ब्रीथिंग, आपकी जो है यानी सारे जो हैं आपके ऑर्गन्स, जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, आपके लंग्स हैं, आपके किडनीज़ हैं, ये सारे इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं। और फिर जैसे जैसे आप एसिडोसिस में डीप होते चले जाते हैं, आप में शॉक में आप चले जाते हैं और डेथ कैन अकर। चांसेस ज़्यादा हैं इसमें? जी, बहुत ज़्यादा हैं। यानी कीटोएसिडोसिस में, डीके में अगर आपको लेट हो गई है ट्रीटमेंट, तो आपके चांसेस ऑफ गोइंग इनटू शॉक
एंड डेथ आर ऑलवेज देयर। अच्छा, वैसे डॉक्टर्स की तरफ से किस किस तरह से जो है वो क्रिमिनल नेग्लिजेंसेस होती हैं? क्रिमिनल नेग्लिजेंसेस तो देखिए फिर बोर्ड बैठता है ना, पेशेंट्स रिलेटिव्स और पेशेंट कांट डिसाइड कि भाई हमारे पेशेंट को मिसट्रीट हो गया, नहीं। लेकिन क्रिमिनल नेग्लिजेंसेस के आपकी ज़िंदगी में बड़े केसेस आते हैं, जैसे आपका मशहूर केस जो ज़ैनब, वो जो था बच्ची का केस, आपको याद होगा कि जिसमें एक मेडिकल ऑफिसर जो कि ऑन ड्यूटी था, वो कहीं आईसीयू में काम करता था डॉक्टर, तो वहाँ पर जो वेंटिलेटेड पेशेंट्स को रेस्टलेस के लिए वहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हैं सेडेशंस में, ठीक है ना, पेंटोथॉल भी लगा सकते हैं आप, और इस तरह की जो सीरियस जो मेडिसिन्स हैं, हाई रिस्क मेडिसिन्स टू काम डाउन द पेशेंट, वो आप दे सकते हैं। तो वो पीछे से उसका बैकग्राउंड था आईसीयू वाला। पेशेंट बर्न के साथ आई, बर्न के साथ वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, उसे नर्स को कहा कि ये इतनी डोज इसको आप दे दो। तो नर्स ने कहा कि सर ये तो हमने कभी इमरजेंसी में दी नहीं। उसने कहा मैं डॉक्टर हूँ कि तुम हो, ठीक है। उसने उसको वो डोज लगाई तो वो अनकॉन्शियस हो गई, ब्रीदिंग में चला गया। तो उन्होंने बजाय उसको कि इमीडिएटली उसको रिससिटेट करते, इंट्यूबेट करते, अम्बू बैग पे उसको ब्रीदिंग देते, उन्होंने उसे जान छुड़ाने की क्या कहा, उससे कहा जी चिल्ड्रन हॉस्पिटल ले जाए, और उसको फिर असिस्ट भी नहीं किया, उसको फैसिलिटेट भी नहीं किया। वो बेचारे अपनी गाड़ी में या टैक्सी में चिल्ड्रन अस्पताल पहुँचते डेथ होगी। अब ऐसी चीज़ें जो हैं वो देखें ना, वो क्रिमिनल नेग्लिजेंस के ज़ुमरे में आ जाती हैं, जहाँ पर आप हाई रिस्क मेडिसिन आप उसको एक नॉर्मल बंदे को दे दें, ठीक है ना। इसी तरह आप जो है वो रॉन्ग साइड पे ऑपरेट कर दें, रॉन्ग किडनी निकाल दें, ठीक है ना। बहुत केसेस हैं, डिजीज़ किडनी की बजाय नॉर्मल किडनी निकाल दी। ऐसा होता क्यों है? मतलब कि अगर एक केस है, किसी की राइट किडनी में कोई इशू है, तो आप लेफ़्ट को कैसे ट्रीट कर सकते हैं? जैसे हमारे ऑर्थोपेडिक्स में है, 2 लिम्स है ना, राइट भी है लेफ़्ट भी है, ठीक है। अब कई ऐसी डिजीज़ हैं जो कि चार्ट पे मेंशन सारा कुछ होता है। अब स्टेप्स है ना, जब आप प्रोटोकॉल को ख़राब करेंगे, पेशेंट गया है थिएटर में, उस वक्त सर्जन तो नहीं है वहाँ पे, ठीक है। उस वक्त जो है वो जो पैरामेडिक स्टाफ है, जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, वो उसको एनेस्थीसिया वाले अंडर कर रहे हैं, फिर वो प्रिपेयर कर रहे हैं। जब सर्जन अंदर गया है तो उसने जो लेग प्रिपेयर की हुई है वो भी अगर प्रोटोकॉल को मिस कर दे, वहाँ पे एक बड़ा इसेंशियल आइटम है टाइम आउट उसे कहते हैं। कि हम कहते हैं नर्स जब सारे डॉक्टर्स खड़े हो जाते हैं, हम 5 चीज़ें बोलते हैं। क्या? कि हम कहते हैं नेम ऑफ द पेशेंट, ठीक है, डिजीज़, साइड, ठीक है, कि भाई जो है राइट है लेफ़्ट है, यानी वो फिर जो है वो सारी जो चीज़ें हैं एसेंशियल, अगर वो स्टेप आप मिस कर दें और आपके जूनियर स्टाफ ने राइट की बजाय लेफ़्ट लेग ड्रेप की हुई हो, और आपने भी गए हो, आपने कहा होगा कि भाई सही ड्रेप की हुई है, आप खोल के जब अंदर गए हैं तो आपको पता चलो मैंने रॉन्ग साइड ऑपरेट कर दी है, मार्क्ड नहीं है, साइड मार्क्ड होनी चाहिए, साइड वहाँ पे वोकली बोल के सबसे आपने कन्फर्मेशन लेनी होती है, उस पर फिर जो है नर्स साइन करती है। इसी तरह जब आपका टाइम चेकआउट होता है, जब सर्जरी ख़त्म होती है, तो नर्सेज जितने गॉजेज़ होते हैं यूज़ में, जितने इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो सारे पूरे करके वो कहती है कि आई हैव चेक्ड एवरीथिंग, ठीक है। तो अगर ये स्टेप्स जो हैं वो आप ओमिट करते हैं, ठीक है ना, तो आप कोई अंदर गॉज भूल जाते हैं, ठीक है, या अंदर कोई इंस्ट्रूमेंट भी भूल सकते हैं, रॉन्ग साइड ऑपरेट कर सकते हैं, तो ये क्रिमिनल नेग्लिजेंसेस है ना। अक्सर केसेस हमने देखे हैं, मैंने अपने बचपन में भी देखे हैं कि कैंची जो है वो पेट के अंदर रह गई। एब्डोमेन एक बड़ा एक है ना, जब एब्डोमेन खोलते हैं तो आप उसमें बहुत बड़ा एक एरिया है ना, ठीक है ना। लिम्ब में तो सीजर नहीं रह सकती, वो गॉज शॉज रह सकता है, क्योंकि गॉजेस जब आप पैकिंग के लिए यूज़ करते हैं तो गॉजेस ब्लड में सोक होके बिल्कुल वो टिश्यू की तरह ही अंदर लग रहे होते हैं, नज़र नहीं आते। वो आपने यानी नर्स ने काउंट ऑपरेशन से पहले उसको पता होता है कि मैंने 10 गॉज जो है एब्डोमिनल स्पंज या अपने जो है रोल गॉज खोले हैं, उसको उसने ट्रॉली पे पूरे करके क्लोजर से पहले सर्जन को बताना है कि सर आई हैव चेक्ड, आई हैव काउंटेड, ठीक है, मेरे पूरे हो गए, अब आप सारा देख लें अंदर से विजुअल। बेसिकली ये जो चीज़ें ना, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस के ज़ुमरे में आती हैं, जहाँ पर आप ग्रेव जो है देखें ना, गॉज अंदर रह गए, एडिशंस बन गए हैं, तो इरिवर्सिबल डैमेज, पेशेंट की इंटेस्टाइन जुड़ गई हैं उसके साथ, अब दोबारा रीओपन करने भी गए हैं तो आप बहुत सारे ऑर्गन्स डैमेज हो चुके हैं अंदर, तो उनको आप फिर जो है वो जो सर्जरी करते हैं वो सॉल्वेज सर्जरी करते हैं ना,
कि भाई आप जो है वो चलें, ये चीज़ सेक्रीफाइस कर दें, ये बस सब उसको, तो पेशेंट को तो डैमेज हो गया ना परमानेंट। अच्छा, इस तरह के आपने वाक़यात देखे हैं अपने हॉस्पिटल में, किसी और जगह पे आपने सुने हो? जी बिल्कुल होते हैं जी, ये तो इवन अमेरिका में भी आजकल भी हो रहे हैं। आप अगर स्टडीज़ देखें तो डॉक्टर्स जो हैं, जो हमारे मेडिकल ऑफिसर्स हैं, वो भी वाइटल्स खुद नहीं लेते, नर्स को कह देते हैं। नर्स जो है वो भी नहीं लेती, वो वैसी फेक एंट्रीज कर देती है, कितना ब्लड प्रेशर है, इतनी शुगर है, और इतना जो है इसका ब्रीदिंग रेट है और इतना ये है। और यानी एक अच्छे डॉक्टर का फ़र्ज़ है कि जब वो जाए तो वो फिर जब वो देखे तो खुद वाइटल्स ले। तो ये तो नर्सेज और जो पैरामेडिक्स हैं हमारे बहुत यानी जो है वो आपके रिकॉर्ड में जो है फेक एंट्रीज करते हैं। और ये काम चोरी है उनकी? काम चोरी है, एब्सोल्युटली काम चोरी है, और कोई वजह नहीं है। तो वो बुनियाद बन जाता है ना। आपने देखे ना, ड्रेन आउट है, सर्जन मैं ऑपरेट करके चला गया हूँ, हमने ड्रेन डाला हुआ है जिसमें सारा बॉडी का जो एक्स्ट्रा फ्लूइड या ब्लड आ रहा है, ठीक है ना। अगर उसकी एंट्रीज आपने नहीं की, जो इनपुट आउटपुट चार्ट होता है या जो ड्रेन का चार्ट होता है, उसमें रात को 800 सीसी ब्लड निकल गया है और सुबह डॉक्टर को बताया कि जी 100 सीसी निकले है, जरा उस वक्त आपने बॉटल एम्प्टी की है, उसके बाद वो एंट्री डाली नहीं, और आपने नहीं ये जो बॉटल लगा के उसको सक्शन करने के बाद जब हमने देखा आगे, हमने कहा चलो 10 सीसी है ना यार, खैर है। पता चलता है कि रात को तो 800 सीसी भी निकल गया सी। तो पेशेंट कैन गो इनटू शॉक, पेशेंट गो इनटू ब्रीदिंग प्रॉब्लम, पेशेंट कैन यानी जो है वो हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकता है, हीमोग्लोबिन उसकी लो हो सकती है। तो ये जो है ना, ये नेग्लिजेंसेस हैं, बहुत सीरियस नेग्लिजेंसेस हैं जो कि हो रही हैं, और हमने बहुत ऑब्जर्व की हैं। रॉन्ग साइड हमारे अपने में हॉस्पिटल में ऑपरेट हो गई थी, एक बड़ा फॉरेन डेलीगेट की। तो एक आलम साहब बाहर से आए हुए थे, वो कहीं गिरे तो उनका हिप जॉइंट टूट गया। तो वो जो है हिप जॉइंट ऑपरेट होने के लिए मैं हॉस्पिटल आया, ठीक है। तो आई वॉज आई थिंक मेडिकल ऑफिसर या रजिस्ट्रार था। तो हमारे एक सीनियर रजिस्ट्रार ने जो है वो उसको जो है वो ड्रैप करके तैयार करके तो वो रख दिया है। तो जब प्रोफेसर साहब आए तो उन्होंने देखा उसमें इमेज में, उन्होंने कहा यार बहुत अच्छा रिड्यूस किया, फ्रैक्चर तो नज़र ही नहीं आ रहा, इतना अच्छा, चलो कंटिन्यू, ठीक है। अब वो कंटिन्यू करके ऑपरेशन करके बंद कर रहे हैं, तो जब उसको स्ट्रेचर पे डाल के भेजने लगे तो उन्होंने कहा ओए यार गलत साइड ऑपरेट हो गई क्योंकि कई ऑपरेशन होते हैं जो कैमरे के नीचे हो रहे होते हैं, जो आप ऑर्थोपेडिक्स में आप देख रहे हैं, और आपको जो है वो लगा है कि भाई बड़ा अच्छा रिड्यूस हो गया फ्रैक्चर, तो यार नज़र ही नहीं आ रहा, बस फिक्स करो तो बाहर आओ। तो बाद में पता चला कि ये तो यार नॉर्मल साइड ही सी। तो वो फिर उसकी जो है देन इट वाज इन्फॉर्म टू द प्रोफेसर साहब, इट वाज इन्फॉर्म, डरते डरते के सर होते। तो उसके बाद लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है? उसके बाद उस वक्त जो क्या फैसला किया गया, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग यानी सीन ओवर देयर, तो प्रोफेसर साहब ने कहा कि अच्छा नेग्लिजेंस हुई है लोअर स्टाफ की, नर्सिंग स्टाफ की, और चलें अब इसको दूसरी साइड ऑपरेट करें। उसको तैयार किया गया उसी वक्त उसकी दूसरी साइड ऑपरेट कर दी गई। और पेशेंट को बताया उसके साथ क्या हुआ? पेशेंट को बताया गया, फिर पेशेंट को बताया गया। उसने कोई एक्शन नहीं लिया? उसको बताया गया कि भाई जो है ये इस तरह की नेग्लिजेंस हुई है, लेकिन नथिंग हार्म हैज़ बीन गिवन टू यू इंस्टेड, ठीक है आपका एक और हो गया, लेकिन चलो एक चेन ऑफ पूरी है ना इन्वॉल्व ऑफ द स्टाफ। तो किसी लम्हे पे आप जब प्रोटोकॉल ख़राब करते हैं तो इस तरह के वाक़यात होते हैं। मेडिकल फील्ड के अंदर जो कैप्टन ऑफ द शिप है वो डॉक्टर है। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट रह जाता है, कोई चीज़ हो जाती है, मिस हैंडलिंग होती है, उसका जिम्मेदार कौन है? स्टाफ है या डॉक्टर? सारे इन्वॉल्व होंगे ना उसमें। टीम लीडर भी होगा जो उस वक्त उस साइट पे था, जो ऑपरेट कर रहा था, हेड ऑफ दी जो सर्जन था, चीफ सर्जन जो ऑपरेट कर रहा था, उसके असिस्टेंट्स, उस नर्सेस, वो सारे उसमें जो है वो होंगे। ऐसे केसेस में प्रोटोकॉल होना क्या चाहिए? जो हेल्थ केयर कमीशन ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो या दूसरे हों, उनकी तरफ से 157 इंडिकेटर्स हैं, ठीक है ना। और 157 इंडिकेटर्स के अंदर सब इंडिकेटर्स हैं जो SOPs हैं हर अस्पताल के, वो चेक होते हैं। और लेकिन फिर भी ड्यू टू वही बात आपकी काम चोरी, ओवरबर्डन्ड, अब जाएँ ना ज़रा मैं हॉस्पिटल की इमरजेंसी में या PIC में
तो आप देखें जाके रात को कि कैसे 15-16 मरीज़ लाइन में खड़े हैं, सारी चेस्ट पेन के साथ हैं और सारे ही जो हैं वो आप देख रहे हैं, उनकी ट्रीटमेंट भी चल रही है। तो फिर नेग्लिजेंस, ह्यूमन एरर तो आ जाता है ना कि आप हर एक को टाइम भी पूरा नहीं दे रहे, आप वक्त नहीं दे रहे। आप तो उस वक्त कोशिश होती है कि यार, फिर उसमें भी प्रोटोकॉल बने हुए हैं कि आपने कैसे ट्रीट करना है, ट्रायज जिसको हम कहते बिल्कुल। हैं। उसके प्रायोरिटाइज किसको करना है? प्रायोरिटाइज किसको करना है? प्रायोरिटाइज के भी 5 लेवल हैं, ठीक है ना। इमरजेंट लेवल है, फिर उसके बाद अर्जेंट है, फिर उसके बाद ये इस तरह के सारे जो 5 लेवल्स हैं उनको वॉच नहीं करते, ट्रायज प्रॉपर नहीं होती। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि नीड्स टू बी करेक्टेड, नीड्स टू बी प्रैक्टिस्ड। मिसाल के तौर पे एक पेशेंट है जिसके पेट के अंदर कैंची रह गई है, बाद में क्या इफ़ेक्ट होगा उस पेशेंट पे? देखिए ना, वो तो जैसे ही पता चलेगा तो यू हैव टू गो इनसाइड एंड यू हैव टू रिमूव इट, और इफ इट इज़ कॉज डैमेज टू द इंटेस्टाइन। देखिए ना, कैंची रहेगी या एब्डोमेन में ही ज़्यादा रहती है क्योंकि बड़ी जगह है ना। तो समटाइम इट डजंट कॉज, कोई परमानेंट इफेक्ट नहीं हो रहा होता, मेटल है, मेटल की गोलियां भी तो पड़ी रहती हैं ना, जो लगी रहती हैं, कुछ नहीं करती। कॉज इज़ मोर डेंजरस देन सीजर। अगर उसने कोई अंदर किसी इंटेस्टाइन को या किडनी को, लिवर को, पेनक्रियाज है पीछे, उनको डैमेज नहीं कर दिया तो। अच्छा, अगर किसी हॉस्पिटल की इमरजेंसी के अंदर कोई पेशेंट आया है और जो वहाँ पर डॉक्टर है, बेशक जूनियर डॉक्टर है, उसे केस समझ नहीं आ रहा, उस टाइम पे सीनियर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो उस टाइम पे डॉक्टर्स को क्या करना चाहिए? कह देना चाहिए कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा, या डॉक्टर्स एक्सपेरिमेंट करते हैं उस टाइम पे? देखिए, एक्सपेरिमेंट तो बिल्कुल नहीं करने चाहिए। मकसद ये है कि सिम्टोमेटिक आप ट्रीटमेंट, कोई बहुत पेन में है पेशेंट, चेस्ट पेन में, एब्डोमेन में, कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, उसको आपको मजबूरी हो जाती है कि यू हैव टू स्टेबलाइज द पेशेंट। लॉट ऑफ डॉक्टर्स आर अवेलेबल ऑनलाइन, ठीक है ना। आप उनसे फ़ौरन कंसल्टेशन कर लेते हैं टेलीफोन पर, और फिर उनसे सारी चीज़ें, अब तो इतनी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अच्छे हो गए हैं, व्हाट्सएप इज़ देयर, ठीक है ना, व्हाट्सएप इज़ देयर, आप लाइव उसको दिखा सकते हैं, उसकी सारी चीज़ें, उसकी सारे पैटर्न्स। तो वो जो है वो फिर आपके पास काफ़ी हेल्प, एक डॉक्टर की बजाय 2-2, 3-3 अवेलेबल है, एक नहीं मिल रहा, दूसरे को कांटेक्ट कर लें। तो वो जो है, वो जो मेजर डिसीजंस हैं, जो जहाँ पर देखिए ना, एक मेडिकल ऑफिसर है, रजिस्ट्रार है, फिर सीनियर रजिस्ट्रार है, फिर दैन असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, इसी तरह आपके पास जो अवेलेबिलिटी है उसको आप डेफिनेटली यू हैव टू कंसल्ट योर सीनियर्स। और अगर उस टाइम पे सीनियर अवेलेबल ना हो और इमरजेंसी की सिचुएशन हो, तो डॉक्टर ये कहते हैं कि ये समझ नहीं आ रहा, आई डोंट नो? नहीं, दे रेफर द केसेस टू द सम अदर फैसिलिटी, टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में। उसूली तौर पे आप उसको स्टेबलाइज करके इमीडिएटली उसको असिस्ट करते हुए यू हैव टू शिफ्ट द पेशेंट, रेफरल जिसको कहते हैं, आपको रेफर कर देना चाहिए केस। अच्छा, ऐसी सिचुएशन में आपने देखा है कि डॉक्टर पैनिक हो गया हो और जो प्रोटोकॉल स्टेप्स हैं वो मिस करती हूँ, जिसकी वजह से डैमेज हुआ हो? होता है, पैनिक भी हो जाते हैं, सर्जरी में भी पैनिक हो जाते हैं। बस का जो है वो आप ट्यूमर रिसेक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्यूमर है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है, बहुत ज़्यादा उसकी एक्सटेंशंस हैं, देन यू नीड द असिस्टेंस, यू हैव टू कॉल द अदर सर्जन्स। बेसिकली पेशेंट को पूरा एवेल्युएट करके, प्री ऑप जिसको कहते हैं, प्रॉपर करके फिर आप उस सर्जरी को शुरू करते हैं, और उसमें आप पहले ही आपको एप्रीहेंड करना चाहिए कि यहाँ पर मुझे वास्कुलर सर्जन की भी ज़रूरत पड़ सकती है, यहाँ पर मुझे प्लास्टिक सर्जन की भी ज़रूरत पड़ सकती है, मुझे जनरल सर्जन, जैसे मैं ऑर्थोपेडिक्स में, हमें देखिए ना, बाज़ का तो हमें प्लास्टिक सर्जन की ज़रूरत होती है, बाज़ का तो हमें वास्कुलर सर्जन की, कोई आर्टरी डैमेज हो जाए ड्यूरिंग सर्जरी, कोई ऐसी जगह पे आप ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है ना, आप जो है सर्वाइकल स्पाइन ऑपरेट कर रहे हैं, एंटीरियर अप्रोच से जा रहे हैं, करोटिड आर्टरी है, करोटिड वेन है, देखिए ना कितने एसेंशियल जो हैं वो चीज़ें हैं। अगर उनमें से कोई डैमेज हो जाए देन यू हैव टू हैव द असिस्टेंस अवेलेबल टू यू, और आप कोई ऐसा ऑपरेशन कर रहे हैं तो आप फिर शुरू में ही अपनी सारी टीम के साथ करें। मिसाल के तौर पे थायराइड का ऑपरेशन है और उसमें कोई आर्टरी जो है वो डैमेज हो गई है, कट गई है, ऐसे केसेस में ये ह्यूमन एरर है या क्रिमिनल नेग्लिजेंसेस है? नहीं, वहाँ पर आप उसको देखिए, कुछ नोन कॉम्प्लिकेशंस हैं हर प्रोसीजर की जो कि डॉक्यूमेंटेड हैं इन द लिटरेचर, द परसेंटेज इज रिटन ओवर देयर। एक सर्जन है जिसने 100 ऑपरेशन थायराइड के किए हुए हैं, फिर भी उससे चांसेस हैं कि वो
नर्व डैमेज हो जाए, क्योंकि इतने बड़े बाज का थायराइड होते हैं और उनके इतने एडिशंस बने होते हैं कि समटाइम्स हो जाते हैं। हमारे एक बहुत सीनियर प्रोफेसर जो कि थायराइड में एक बहुत बड़ा नाम थे, अच्छा, बहुत बड़ा नाम थे, मेरा ख्याल उतना नाम किसी ने थायराइड सर्जरी में नहीं कमाया। हम उस वक्त हाउस जॉब कर रहे थे, प्रोफेसर साहब ने राउंड के बाद जब हमें वो उसकी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सर्जरी पढ़ा के हटे थे, ठीक है, कि ये ऑपरेशंस के दौरान ये नर्व डैमेज हो जाए तो होर्सनेस हो जाती है, ये हो जाए तो ये। तो जब वो राउंड पे उन्होंने पेशेंट से नाम पूछा तो मरीज़ ने जिस तरह वो बोला होर्सनेस के साथ, तो फ़ौरन हम सारे जो राउंड पे थे हमने कहा ये काम हो गया। तो जो प्रोफेसर साहब थे, प्रोफेसर ने उनको भी पता समझ था? लिया कि भाई मेरे से हो गई है, मेरे से भी डैमेज हो गई है नर्व, तो फिर उसकी दोबारा वो रिपेयर की गई और ये हो जाते हैं। देखिए, हम जब कंसेंट लेते हैं ना मरीज़ से, हर प्रोसीजर की कंसेंट है, हम उस मरीज़ को बताते हैं कि ये ऑपरेशन करने लगे हैं, इसमें ये नॉन कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनकी परसेंटेज ये है, तो एनीथिंग कुड हैपन ड्यूरिंग द सर्जरी, ठीक है, रूटीन में नहीं होती, लेकिन इतने, जैसे एविएशन की हिस्ट्री है, आप यहाँ से कराची जा रहे हैं या बाई ट्रेन जा रहे हैं, ट्रेन की एक हिस्ट्री है, सिर्फ जो है रूट्स हैं, सब कुछ है, लेकिन आपको पता है कि जो है कुछ वाक़यात होते हैं। अच्छा, वैसे हाई रिस्क जो सर्जरीज होती हैं या ऑपरेट्स होते हैं वो कौन से हैं जिसमें चांसेस होते हैं कि डैमेज हो सकता है? देखिए ना, सारे ही केसेस, ऑल दी सर्जरीज, सम आर वेरी हाई रिस्क, जैसे आपकी जो है थोरेसिक सर्जरीज हैं, नेक सर्जरीज हैं, जो है कैंसर सर्जरीज जो आप ऑपरेट कर रहे होते हैं, वहाँ पर चांसेस होते हैं, ठीक है। तो हर सर्जरी की अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन हाई रिस्क जैसे आप एओर्टा को, डायसेक्टिंग एओर्टा को आप रिपेयर करने लगे हैं, तो वो तो इसी तरह जैसे आप जो है वो लैंड माइन पर बैठे हुए हैं तो किसी वक्त भी फट सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ब्रेन ट्यूमर आप निकाल रहे हैं, स्कल खोली हुई है, ट्यूमर सारा नीचे से नीचे जा रहा है, तो वो वेरी हाई रिस्क। इसी तरह आप जो है वो हार्ट सर्जरी कर रहे हैं, वॉल्वुलर सर्जरी कर रहे हैं, आपकी जो है वो यानी ये वो सर्जरीज हैं जिसमें जो वाइटल ऑर्गन्स पे, जैसे लिवर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, ठीक है ना, किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो ये चीज़ें जो हैं ये ज़्यादा हाई रिस्क है। हमारी जो ऑर्थोपेडिक्स में, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, हमारे पास हाई रिस्क लाइफ थ्रेटनिंग हमारी नहीं होती सर्जरीज। लिम्ब सर्जरीज है ना, इरिवर्सिबल डैमेजेस का हो सकते हैं कि कोई ऐसी नर्व कट जाए, कोई आर्टरी कट जाए, लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती। जो लाइफ थ्रेटनिंग सर्जरीज हैं वो ज़्यादा जो हैं वो न्यूरोसर्जन्स, गायनी की, जनरल सर्जरी की, थोरेसिक सर्जरी की, वो ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग है। अच्छा, आपने ऐसे केसेस देखे हैं अपने करियर में जिसमें कोई डैमेज हुआ हो जिसकी वजह से परमानेंट डिसेबिलिटी सामने आई हो? मेरे अपने साथ जो है वो बाज़ औक़ात कोई नर्व डैमेज हो जाती है, जैसे एक केस में मेरे में अल्ना नर्व डैमेज हो गई थी, जो कि हमने बाद में रिपेयर की जो बाद में, और जो है शुक्र है और कोई मेजर नहीं हुई। लेकिन ये है कि वो हमारी जो ऑर्थोपेडिक्स में है ना, वो काफ़ी चीज़ें रिपेयरेबल होती हैं, जो डैमेज हो जाएं तो रिपेयरेबल होती हैं। और वैसे आपने सुना हो? नहीं, केसेस तो देखें जो हैं वो बहुत ज़्यादा केसेस ऐसे होते हैं जिसमें जो है वो चीज़ें डैमेज हो जाती हैं, और वो जो है बाज़ का परमानेंट लॉस, परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है। बाज़ का वक्त पे डिसीजन नहीं हो सकता, लिम्ब आप सारा ही ज़ाया हो जाता है। हमारी ऑर्थोपेडिक्स में अगर आपका फ्रैक्चर है अपना अपर एंड ऑफ द टिबिया का, या कोई ऐसा जहाँ पे कंपार्टमेंट सिंड्रोम डेवलप हो रहा है, अंदर इतने प्रेशर्स डेवलप हो रहे हैं कि आपकी खून की सप्लाई ही रुक जाती है, ठीक है ना, और वो आपको वक्त पे आप उसकी फिशॉटमीज नहीं करते, उसको खोलते नहीं, उसको जो है वो रिलीज़ नहीं करते वो प्रेशर, तो वो सारा लिम्ब ज़ाया हो जाएगा, वो तो आपको टांग काटनी पड़ जाएगी अगर गैंग्रीन हो जाएगी तो ये चीज़ें हैं। और बाज़ का डिसीजन मेकिंग में लेट हो जाता है, बाज़ का आप जो है वो ऑब्ज़र्व भी नहीं कर सकते कि भाई आपकी जो कंपार्टमेंट सिंड्रोम डेवलप हो रहा है इस पेशेंट में, और वो जो है अगर वो टाइम पीरियड गुजर गया है तो उसके बाद वो डैमेज हो जाए। अच्छा, ऐसे केसेस जिसमें डॉक्टर्स की क्रिमिनल नेग्लिजेंस जो है वो सामने आ जाए, मिस हैंडलिंग जो है वो पता चल जाए, तो ऐसे केसेस को कैसे डील करते हैं? अकाउंटेबिलिटी क्या है? देखें, इसमें अकाउंटेबिलिटी का बड़े अच्छे फोरम्स हैं।
सबसे पहला फोरम जो आजकल अवेलेबल है वो हेल्थ केयर कमीशन का है, जिसमें आप कंप्लेंट करते हैं, ठीक है ना। आप उसके अपना पूरा जो आपके पास अवेलेबल रिकॉर्ड होता है वो लगा के सारी अपनी स्टोरी बयान करके उनको बता देते हैं। फिर देन दे कॉल द रिकॉर्ड ऑफ द हॉस्पिटल, देन दे कॉल एवरीबॉडी हूसोएवर, 2 हॉस्पिटल्स इन्वॉल्व हैं तो दोनों को बुला लेंगे, ठीक है ना। फिर वहाँ पर वो पूरा रिकॉर्ड, पूरे बयानात जिस तरह अदालत में होते हैं वैसी विटनेसेस सारे अंडर ओथ सारा कुछ बता रहे होते हैं, रिकॉर्ड सारा वो कॉन्फिस्केट कर लेते हैं और फिर मेडिकल वो जो है एक्सपर्ट्स को बुला के उसी फील्ड से, तो वो उनसे वो पूरी ओपिनियन लेते हैं। फिर वो उसकी ग्रेविटी को देख के तो वो उसकी सज़ा तजवीज़ करते हैं। देन दे रेफर द केसेस टू PMDC को। आपकी लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है, आपके हॉस्पिटल का लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, आपका हॉस्पिटल सील हो सकता है, आपके डॉक्टर का जो है सर्जरी बंद हो सकती है, ठीक है ना। तो उसकी बल्कि मुझे तो हमारे एक सीनियर डॉक्टर से सर्वाइकल स्पाइन में वो ऑपरेट कर रहे थे, बड़ा मशहूर वाक़या है वो फैसलाबाद का। वो सर्वाइकल रिब एक होती है, उसको ऑपरेट करते करते तो उन्होंने स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो गया, पेशेंट पैरालाइज हो गया। वो आपके किसी मीडिया चैनल वाले ने उसको उठाया केस को, और वो फिर उसमें जो है उनको उनकी सारी पेंशन जब्त हुई, उनके जो है वो जो है सिविल और क्रिमिनल जो है FIRs भी दर्ज हुई। तो ये हो जाता है और जेल तक की नौबत आती है। वो तो डिपेंड करता है ना फिर आपके उस पर सारा। अच्छा, अगर पेशेंट साइड हम देखें, जो पेशेंट के साथ लोग होते हैं, उसकी फैमिली वगैरह, अगर एक हॉस्पिटल ने बता दिया कि आपका पेशेंट जो है उसकी क्रिटिकल कंडीशन है और 24 और 48 घंटे जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है, ऐसी सूरत में मैंने देखा है, ख़ुद विटनेस किया है, जो फैमिली है वो कहती है कि इस हॉस्पिटल में, इस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ठीक नहीं है, वो उसे शिफ्ट कर देते हैं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में और वहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है। अब 2 हॉस्पिटल के केस हैं, एक जहाँ पर फैमिली को लगता है कि मिस हैंडलिंग हुई, एक जहाँ पर प्राइवेट में लेकर गए और वहाँ पर ट्रीटमेंट हुई लेकिन एक्सपायर्ड हो गया पेशेंट। तो किसकी गलती है? देखिए ना, सबसे पहली बड़ी बात तो ये है कि पेशेंट्स की अपनी भी गलती है, उसके रिलेटिव्स की। किस तरह की सिचुएशन में आप पेशेंट को विदाउट मेडिकल एडवाइस और जो है डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप ये कह सकते हैं उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल को कि आप हमें जो है वो रेफ़र कर दें किसी बेटर फैसिलिटी में, और अगर वो डॉक्टर समझते हैं कि हमारे से बेहतर फैसिलिटी है वहाँ पर, और वो बाकायदा रेफरल के साथ और प्रॉपर तरीके से, और जहाँ पर शिफ्ट होना है वहाँ पर भी पूरे अरेंजमेंट्स हों, वहाँ पर भी आप ये नहीं है ना कि उठा के तो वहाँ की इमरजेंसी में पहुँच जाएं, जहाँ पर आपकी ना किसी को पता है सीरियसनेस का, उसको असेस होते होते ही इतना टाइम लग जाए। पेशेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए, उसके रिलेटिव्स को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ट्रस्ट करना चाहिए डॉक्टर्स के ऊपर, और जो है आप उसका रिकॉर्ड ले जाएं, यू कैन हैव अनदर ओपिनियन। वो आपको मना तो नहीं किया हुआ, आप वहाँ से मेडिकल अपना बनवाएं, अपना जो है उन्हें कहें जी कि समरी बना दें एक, ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन सारा कुछ समरी लेके आप किसी और उसी जो है डायबिटीज़, अगर कीटोएसिडोसिस का फर्ज किया केस था, जैसे आप DK का भी जिक्र कर रहे थे, उसमें बहुत सीरियस केस था, तो आपको चाहिए कि पहले उसकी पूरी समरी लेके आप किसी सीनियर डॉक्टर को पहले कॉन्फिडेंस में लेके उनको वहाँ पे जाके कंसल्ट करें, और वो फिर देखें कि भाई ठीक है ये ट्रीटमेंट अगर नहीं हो रहा हम बेहतर कर सकते हैं, और वो फिर आपको कंसर्न दे, फिर आप वहाँ पर शिफ्ट करें उसको प्रॉपरली, तो फिर तो कोई बात बनती है। अगर आप देखें ना, ये जो क्रिटिकल केसेस होते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग केसेस, इसमें पेशेंट को स्टे करना चाहिए वहीं पर। अच्छा, ये तो क्रिटिकल केसेस की हम बात करते हैं, कुछ केसेस हमने वो भी देखे हैं जिसमें कॉस्मेटिक सर्जरी है। हम अक्सर इंटरनेट पे तस्वीरें देखते हैं, कॉस्मेटिक सर्जरी गॉन रॉन्ग। तो ऐसे केसेस में डॉक्टर की गलती होती है, उसकी जो एक्सपर्टीज़ हैं उसका मसला है, या जो पेशेंट है वो सेटिस्फाइड नहीं होता? देखो, दोनों चीज़ें हैं। यानी जो है अगर सर्जरी बिल्कुल ही फेल हो गई है, अगर वो जो टिश्यू ट्रांसप्लांट किया था या जिसको रिकन्स्ट्रक्ट किया था, अगर वही नेक्रोज हो गया, ठीक है ना, वही उसकी शेप ही नहीं बन सकी और बल्कि आगे से भी बिगड़ गई है, डॉक्टर की जो है वो मिस्टेक में, या डॉक्टर की नेग्लिजेंस कह लें, या डॉक्टर की लैक ऑफ एक्सपर्टीज़ कह लें, ठीक है ना। बास का तो आपने देखा है, हमने अक्सर ये देखा है कॉस्मेटिक सर्जरी के पेशेंट्स के आउटकम में, तो वो जो है वो थोड़ी सी उसकी टिप ऑफ द नोज़ ज़रा ऊंची नहीं हुई, या उसकी जो है वो थिननेस नहीं आई, या जो है वो इस तरह के, यानी वो पेशेंट्स के ऊपर भी सेटिस्फेक्शन लेवल भी
बहुत देखते हैं अपनी शक्ल वो जो है शीशे में देख देख के उसमें नुक्स निकालते हैं, और उसमें वो दोनों तरफ से होता है ये, क्योंकि ये जो कॉस्मेटिक सर्जरी लोग करवा रहे होते हैं इनमें थोड़ा सा साइकोलॉजिकल एलिमेंट होता है। अच्छा। हाँ, कि भाई हम, मेरे पास आते हैं पेशेंट्स जैसे हाइट इंक्रीज़ के लिए, ठीक है ना, छोटे कद के लोग, ठीक है, क्योंकि मैंने पाकिस्तान में सबसे पहले हाइट इंक्रीज़ का केस किया था। तो मेरे पास आते हैं लोग जो 5 फुट 4 इंच के भी होते हैं, वो कहते हैं जी हमें ज़रा प्लीज़ 6 फुट का कर दें, और वो कहते हैं कि जी नहीं, मैं उन्हें लाख समझाऊँ कि 5 फुट 6 इंच बहुत अच्छी हाइट है, इस पर यू डोंट नीड एनी जो है लेंथनिंग, आपको और ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन नहीं मानते, वो कहते हैं हमें करें, ठीक है। तो बड़ी मुश्किल हो जाती है हमें समझाना, उनके पेरेंट्स को बताना, फिर वो उसे समझा, लेकिन उनकी सुई वहीं अटकी होती है। ड्वार्फ्स तो आए हमारे पास, ठीक है ना, कोई 4 फुट 6 इंच का बेचारा कोई लड़की आ जाए, तो वो तो आए मेरे पास। मेरा पहला केस था, हमारी एक बच्ची थी बड़ी, जो कसूर की जो मैंने की थी फर्स्ट केस, लिम्ब लेंथिंग तो हम करते थे वैसे मैं हॉस्पिटल में, लेकिन नॉट फॉर हाइट इंक्रीज, कॉस्मेटिक जो था वो मैंने पहला केस किया था। तो वो जो है बच्ची के वालिदैन सारे, उनको बताया कि ये कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, ये भी हो सकती हैं, तो उन्होंने दे हैव एक्सेप्टेड इट, उन्होंने कहा जी हम वी विल गो फॉर द हाइट इंक्रीज। उसका कद भी छोटा था, 4 फुट मेरा ख्याल है 6 इंच था, तो वो उसने कहा नहीं मैंने तो बाई चॉइस हमने बढ़ाना, तो हमने उसका बढ़ाया 5 फुट कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरह जो ये पेशेंट्स होते हैं ना अच्छे खासे कद वाले, और मुझे आज तक वो केस नहीं भूलता जिसमें एक डीएसपी साहब थे, अपने बेटे को ले आए, वो 6 फुट 4 इंच का था, तो उन्होंने कहा यार ये तो बहुत लंबा हो गया डॉक्टर साहब, इन्हों तो ज़रा थोड़ा सा छोटा कर दो, ठीक है ना, हो सकता है। मैंने उन्हें कहा यार लोग कद के लिए मेरे पास आते हैं, आप इसे छोटा करवाने आ गए। उन्होंने नहीं जी मुझे नहीं ये अच्छा लगता, इतना लंबा हो गया, तो आप इसे छोटा कर दे। तो ये लोग हैं कॉस्मेटिक सर्जरी में। मैं आपको बता रहा था, मैं बात ऑर्थोपेडिक्स में आ गई, लिम्ब लेंथनिंग में, क्योंकि लिम्ब लेंथनिंग इज आल्सो ए पार्ट ऑफ कॉस्मेटिक सर्जरी। अच्छा, ये प्रोसीजर होता क्या है और लिमिटेशन क्या है? आप कितनी हाइट जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं? देखिए उसमें जो है प्रोसीजर ये होता है कि इसे कहते हैं हम डायस्टेसिस ऑस्टियोजेनेसिस। हम हड्डी को काट के उसको लेंथन करते हैं, उसकी जो हड्डी बनाने वाली झिल्ली पेरियोस्टियम को इंटैक्ट रखते हुए कॉर्टिकॉटमी करके हम उसको बाहर से, अंदर भी अब तो आ गए हैं इंटरनल नेल्स भी ऐसे आ गए हैं, ये बाहर से या हम फिक्सेटर्स लगा के उसको 1 मिलीमीटर पर डे के हिसाब से हम लंबा करते हैं हड्डी को, और नई नई हड्डी साथ बनती चली जाती है। क्योंकि 18 ईयर्स के बाद इन द बॉयज़ और 16 साल के बाद लड़कियों में और कद बढ़ाने का कोई तरीका नहीं है। ये जो आते हैं होम्योपैथिक, ये जो तरह तरह के लोग इश्तिहार देते हैं कि जी हम कद लंबा कर देंगे, नहीं हो सकता, क्योंकि एपिफिसिस जहाँ से हड्डी ने ग्रो करके लंबा होना है वो बंद हो चुकी होती है। एपिफिसिस आर क्लोज्ड, नो चांस। उनका एक ही चांस रह जाता है कि हम उनकी सर्जिकली लेंथनिंग कर दें। अच्छा, ये पेनफुल होता है? इनिशियल जैसे एक सर्जरी की पेन होती है, बाद में इतनी पेनफुल नहीं होता। हम जो है बड़ी स्लोली ग्रेजुअली, क्योंकि उसको पेशेंट को घर भेज देते हैं, वो खुद ही अपनी टांग को लंबा कर रहा होता है, ठीक है ना। यानी 1 लिम्ब लेंथनिंग तो हम अक्सर करते हैं ना, जिसकी किसी एक्सीडेंट से टांग छोटी हो गई है, या पोलियो से छोटी हो गई है, या किसी ट्यूमर से छोटी हो गई है, तो हम, या किसी एक्सीडेंट से हड्डी ही सारी निकल के टांग छोटी हो गई है, तो इनमें तो हम 1 लिम्ब लेंथनिंग तो हम रूटीन प्रोसीजर है ना हमारा कि हमने करनी होती है टू इक्वलाइज द लिम्ब लेंथ। लेकिन कॉस्मेटिक्स के लिए जब हम करते हैं तो वो फिर एक आपके ऊपर एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ जाती है कि आपने दोनों टांगें ऑपरेट कर दी हैं, पेशेंट इज़ व्हील चेयर बाउंड या बेड रिडन, और फिर आप उसको लंबा कर रहे हैं, तो लंबी करने के उसके साथ कॉम्प्लिकेशंस भी तो है ना। सिर्फ हड्डी तो लंबी नहीं हो रही ना, आपके मसल्स भी लंबे हो रहे हैं, आपकी नर्व्स भी लंबी हो रही हैं, आपकी आर्टरीज भी लंबी हो रही हैं। तो वो सारी जो है अगर उसकी रेट ऑफ लेंथनिंग मरीज़ जो है घर पे 2 मिलीमीटर उन्हें लंबा करना शुरू कर दे, तो उसके बाद तो वो फिर ये होगा ना कि वो टिश्यू जो रीजनरेशन है उसका अपना एक रेट है, तो अगर उसको वो प्रोसीड या एक्सीड करेगा तो कॉम्प्लिकेशंस होंगी, नर्व आपकी फुट ड्रॉप हो जाएगा, आपकी जो है वो शेप डिफॉर्मिटी हो जाएगी। तो फिर हम ऐसे मरीज़ों को बुला के फ्रीक्वेंटली देखते हैं ना। अच्छा, पेशेंट खुद से कैसे करता है? वो हम उनको की दे देते हैं ना
कि वो उसको एक आपने अनस्क्रू करना है तो 1 मिलीमीटर लंबी हो जाएगी, क्योंकि उसको 6 महीने अस्पताल में थोड़ी रखना है, क्योंकि टेक्स अ टाइम, डिपेंड्स अपॉन कि आपने कितनी टांग लंबी करनी है। अच्छा, कुछ पेशेंट्स मैंने सुने आते हैं जो डॉक्टर के पास आकर कहते हैं कि उन्हें ये मसला है, असल में कोई मसला होता नहीं है, डॉक्टर शॉपिंग करने आते हैं। देखिए हमारे फील्ड में तो जो है ना बहुत सारे लोग आते हैं, ख़वातीन बहुत आती हैं बेचारी, जो कि फाइब्रोमाइल्जिया की पेशेंट होती, डिप्रेशन की पेशेंट्स हैं, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, मेल्स और फीमेल्स दोनों ही इफेक्ट हो सकते हैं, ख़वातीन की रेशो ज़रा इसमें ज़्यादा है। तो वो जो हैं वो जो है डिज़ीज़ भी है फाइब्रोमाइल्जिया, जिसमें आपको इट्स सिर्फ ऑर्गेनिक कोई लीजन नहीं है, लेकिन आपको सारी बॉडी में तकलीफ़ हो रही है, बाजुओं में दर्द हो रही है, टांगों में दर्द हो रही है, तो वो पेशेंट्स हम फिर उसको पहले उसकी ऑर्गेनिक कॉज ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर वो नहीं है तो फिर हम उसको उसी तरीके से ट्रीट करते हैं। और फिर उसमें दूसरे मेडिसिन हैं, वो एक आप कह लें कि सिम्प्टोमेटिक, एक साइकोलॉजिकल भी उसमें मेडिसिन देते हैं, एंटी साइकोटिक देते हैं, फिर हम और इस तरह की काफ़ी सारी मेडिसिन हैं जिससे उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत सारे जो है पेशेंट्स आते हैं जिनकी जो इस तरह के सिम्टम्स होते हैं, फिर जो है वो आपकी जो डॉक्टर शॉपिंग की है। कल एक पेशेंट मैं देख रहा था, यानी मैंने देखा एक फ़ीमेल पेशेंट है, व्हील चेयर पर आई है और उसके जो है चल भी नहीं सकती, और उसका जो है शोल्डर जॉइंट भी बेचारा मूव नहीं कर रहा। तो मैंने जब उसके एक्सरेज देखे तो मैंने कहा ओ माय गॉड, ये तो सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस से इसका सारा ख़राब हुआ है। तो मैंने कहा कि उन्होंने मुझे 3 नुस्खे बड़े सीनियर डॉक्टर्स को दिखा दिए। उन्होंने कहा जी ये तो कुल भी कैसी है, तो कुल भी कैसी, उन ताड़े को लाएँ। तो मैंने कहा यार आपको उन्होंने सबने बताया होगा कि इसका क्या बीमारी है, क्या ट्रीटमेंट है और कितनी हो सकती है। तो उन्होंने कहा नहीं जी, उन्होंने तो जवाब ही देता डॉक्टर साहब एक किस्म का। मैं कहा की जवाब दे देता। उन्होंने कहा जी कि तो परमानेंट डैमेज हो गया है, ये उन मेडिसिन नाल नहीं वापस आ सकता। तो मैं कहा बिल्कुल इसी तरह ही है कि भाई ये आपका जो इतना सीवियर डैमेज हो गया है जॉइंट कि हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। तो वो लेकिन दे वांट ओपिनियन ऑफ मैनी डॉक्टर्स। आपने उन्हें कन्विंस कर लिया? मैंने उन्हें बताया, सारा समझाया कि ये करना पड़ेगा आपको। तो वो फिर बल्कि उनको हमने ट्रीट भी किया। तो वो इस तरह हैं पेशेंट्स। वैसे मैं ख़ुद भी आपको बताऊं कि सर्जरी करवाने से पहले मेरा ख्याल है 2 ओपिनियंस तो ज़रूरी हैं। अच्छा, लेने चाहिए हर पेशेंट को। When both the surgeons agree on the same procedure, और तो फिर आप जो है गो फॉर द सर्जरी। अदरवाइज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बाज़ का तो होता है सर्जरीज़ में। कई ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पे सर्जन कहता है कि यार नहीं, फ़ायदा नहीं होना ऑपरेशन का, तो वहाँ पर आपको ज़रूर 2-3 ओपिनियंस लेके फिर आपको डिसाइड करना चाहिए, और सारे रिस्क और उसके बेनिफिट्स सारे डिस्कस करने चाहिए खुल के। पेशेंट्स को देखें, मैं देखता हूँ कि बाज़ का मरीज़ जो हैं वो पूरा डॉक्टर से नहीं अपना इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए। अच्छा, डॉक्टर्स जो हैं वो आउटकम बताते हैं कि बाद में ये डैमेज हो सकता है? जी बिल्कुल बताना चाहिए, और जब हम कंसेंट ले रहे होते हैं उस वक्त भी बताते हैं। अच्छा, एक है बताना चाहिए, एक है बताते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर प्रॉपर बताया जाता है? मेरा ख्याल है, आई डोंट नो, डिपेंड्स वेरी फ्रॉम डॉक्टर टू डॉक्टर। लेकिन ये है कि आजकल जैसे प्रैक्टिस अब हो रही है, उसमें डॉक्टर्स कोशिश तो करते हैं कि बताएं। बाज़ का मरीज़ का समझने का लेवल भी वो नहीं होता जो इस लेवल पे हम बात कर रहे होते हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम मरीज़ का मेंटल लेवल देख के, अगर वो इलिटरेट है तो उसको उस तरीके से समझाएं, अगर वो पढ़ा लिखा है तो उसको उस तरीके से समझाएं और उसको समझाएं। अब तो बाज़ का हम रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। अच्छा, कि भाई ये चीज़ें हमने समझा दी थी अच्छे तरीके से सारी, ताकि वो पेशेंट्स बाद में कहते हैं मैं समझाया नहीं, हमें ये नहीं बताया, मैं ये नहीं बताया। तो मेरा ख्याल है कि सारा डिटेल से सारा बताना चाहिए। अच्छा, ये ऑडियंस के समझने के लिए जो ह्यूमन एरर है या जो क्रिमिनल नेग्लिजेंसेस हैं, इसमें फ़र्क क्या है? कि देखिए, ये जो रॉन्ग साइड ऑपरेट कर देनी, ठीक है ना, ड्यूरिंग सर्जरी को मेजर आपकी जो नोन कॉम्प्लिकेशन नहीं है, जो कि उसमें एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा, लिटरेचर भी नहीं बता रहा, ठीक है ना, तो वो कॉम्प्लिकेशन आप उसमें कर दें तो वो तो आपकी क्रिमिनल नेग्लिजेंस है ना, ठीक है ना। यानी ये जो है, ये तो आपकी यानी जो है, अब एक नर्स है वो आपकी जो है डोजेज गलत कर दे, ठीक है ना, इंट्रामस्कुलर को आईवी लगा दे, ठीक है ना, ओरल मेडिसिन को आपके आईवी ठोक दे,
ठीक है ना। तो ये देखें ना, उनके भी राइट्स हैं ना, राइट डोज, राइट टाइम, राइट रूट, सारा कुछ जो है कंसेंट और इन्फॉर्मेशन टू द बहुत सारे, वो उसमें से अगर वो कोई वो करते हैं तो वो उसमें क्रिमिनल नेग्लिजेंस के ज़ुमरे में आ जाता है ना, कि हाई रिस्क मेडिसिन आपने दे दी है पेशेंट को और विदाउट द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन लगा दी है, ठीक है ना, डॉक्टर ने भी लिखा भी नहीं हुआ और आपने अपनी तरफ से लगा दी है, तो इस तरह की गलत मरीज़ को जाके लगा दी है, ठीक है ना। आपका लग रही थी 403 को, लगा दी है 404 को जाके। देखें ना, जो है जब जनरल वार्ड में जब होती हैं मेडिकेशंस, तो वो आपका चार्ट कोई और आपने देख लिया। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेशेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना। कोई भी प्रोसीजर करने से पहले पेशेंट का नाम पूछना, उसकी जो है मेडिकल रिकॉर्ड नंबर देखना, या डेट ऑफ बर्थ पूछनी, या फादर का नाम पूछना, ठीक है ना, ये ज़रूरी है। अच्छा, सर्जन जो हैं, मेन सर्जन, वो पूछते हैं? एब्सोल्युटली। यानी ये है कि जब हम सर्जन थिएटर में जाते हैं तो हम पूछते हैं, यानी जो राइट मैंने कहा था टाइम आउट, उसमें बाकायदा आइडेंटिफिकेशन नंबर वो रिपीट करके वो उसको टैली किया जाता है, एज, नाम, डिजीज़, साइट, ये सारा पूछना आपका फ़र्ज़ है कि वहाँ पे आप पूछें। तो अगर उसमें आप वो करेंगे तो वो फिर आपके नेग्लिजेंस के ज़ुमरे में तो आएगा। और जो ह्यूमन एरर कहते हैं वो किस में आएगा? ह्यूमन एरर तो ये है ना कि आपकी नोन जो है ना, जो कॉम्प्लिकेशन, रेट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, जो कि लिटरेचर कहता है, ठीक है ना, जो लिटरेचर सारी दुनिया का कहता है कि भाई ये जो प्रोसीजर है इसमें विद ऑल द प्रिकॉशंस एंड विद ऑल दी जो है एक्सपर्टीज़ के बावजूद इतने परसेंटेज ऑफ उसका है रिस्क, ठीक है ना, और ये हो सकती है, इट कुड हैपन, ठीक है ना। तो वो जो है अगर होती है तो बोर्ड डिसाइड करता है, जो भी आपके केस को एग्जामिन कर रहा है, तो उस पेशेंट का पूरा देखे ना, उस सर्जन का पूरा रिकॉर्ड मंगवाया जाता है कि इसने कितनी सर्जरीज की है, इस चीज़ की, अब नी रिप्लेसमेंट है फर्स्ट किया, या आपका हिप रिप्लेसमेंट है, या आपने सारी ज़िंदगी की नहीं, आप पहले दिन खोल के बैठ जाएं, ठीक है ना, और आपने तो कॉम्प्लिकेशंस करनी है, यू आर नॉट ट्रेन फॉर दिस प्रोसीजर, ठीक है, यू हैव नॉट डन एनफ ऑपरेशंस, यू हैव नॉट डन ऑपरेशंस अंडर सुपरविजन, ठीक है ना, और आप जो है वो इंडिविजुअली खोल के बैठ जाएं और उसको डैमेज कर दें, तो वो तो फिर आपकी ह्यूमन एरर नहीं है, वो तो आपकी जो स्किल लेवल ही नहीं है वो उस ऑपरेशन का, तो वो तो आपने फिर उसको जो है वो सही समय करना पड़ेगा ना, कि भाई आप स्पाइन खोल के बैठ जाते हैं, स्पाइन का ट्यूमर निकालने, दो आपको अलाउड है, लेकिन आपने वो ऑपरेशंस किए ही नहीं हुए, यू शुड नॉट हैव ओपनड इट, यू शुड हैव रेफर्ड इट टू समबडी एल्स, जो कि आपसे ज़्यादा उस स्पेशलिटी में, उस रीजन में, उस काइंड ऑफ सर्जरी में ज़्यादा अपना जो है वो एक्सपर्ट है। तो ये क्या डॉक्टर ओवर कॉन्फिडेंट होकर कर लेते हैं? कई एलिमेंट्स आ जाते हैं ना, यानी जो है वो ओवर कॉन्फिडेंट है, फिर इंसान में ग्रीड भी है, उसमें जो है बेशुमार चीज़ें आ जाती हैं कि मैं कर लूँगा, या मैं कर लेता हूँ, या मैं, तो इस तरह की ये सारी जो क्रिमिनली, मैं तो कहूँगा कि नेग्लिजेंसेस हैं कि भाई आप एक ऐसा केसेस कर रहे हैं जो कि आपने किए नहीं। अच्छा, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हमारा ये जो रीजन है, इसके अंदर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का जो कल्चर है, उसको समझा जाता है कि वहाँ पर जो पेशेंट आता है उसे पैसे बनाने वाली मशीन समझा जाता है। मिसाल के तौर पे एक ढाका की एग्जांपल मेरे सामने है। एक डेंगू की पेशेंट थी जिसकी डेथ हो गई, लेकिन उसके मरने के बाद भी उसका ट्रीटमेंट चलता रहा और 16 लाख उसकी फैमिली से चार्ज किए। इस तरह की प्रैक्टिसेस होती हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, फिल्म्स के अंदर भी हमने देखा ये। अनफॉर्चुनेटली यानी जो है अगर वो वाकई हुई हैं और वो सर्टन हो गई हैं बाय द एक्सपर्ट्स और बाय द यानी जो है कोर्ट्स, तो फिर तो आप उसको, बहुत सारी जो है ना मैंने देखा है कि हुआ नहीं होता, लेकिन वो बस आप जो है पेशेंट्स ब्लेम कर रहे होते हैं, क्योंकि बड़ा क्रिटिकल होता है पेशेंट को। जब वो वेंटिलेटर पे होता है
उसको वेंट से आउट करना, ये जो है ना डॉक्टर्स और पेशेंट्स की उस वक्त पूरी कंसल्टेशन हो रही होती है। डॉक्टर से वो पूछते हैं कि जी मरीज़ को हम जो है डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि हम वेंट से आपकी कंसेंट के बगैर नहीं आउट कर सकते। हमने आपको बता दिया है कि इसका प्रोग्नोसिस नहीं है, इसकी आउटकम नहीं है। हम 10 दिन भी रख लें, 15 दिन भी रख लें, तो उसके बावजूद भी वी आर नॉट श्योर कि ही विल कम बैक। उसकी ब्रेन डेथ हो गई हुई है, या उसका हार्ट इतना डैमेज हो गया हुआ है, या उसका ब्रीदिंग जो है लंग्स इतने डैमेज हो गए हुए हैं कि हम जैसी वेंट से आउट करेंगे तो पेशेंट विल डाई। तो पेशेंट्स के रिलेटिव्स भी उस वक्त डबल माइंडेड हुए होते हैं। वो कहते हैं नहीं सर अभी यानी रहने दें, अभी और देखें, ठीक है, हम नहीं इजाज़त देते। तो वो देखें ना, अब डॉक्टर्स के भी पैर हाथ बंधे होते हैं, वो नहीं आउट कर सकते उसे, वो जब तक पेशेंट लिख के नहीं देगा। इसी तरह वेंट पे डालने से पहले भी पेशेंट से कंसेंट ली जाती है उसके लोहाकीन से। पेशेंट तो अनकॉन्शियस होता है उसके लोहाकीन से, और फिर उसके नतीजे में अगर 2-4 दिन इस तरह गुजर जाए वेंट पे, पेशेंट को आपने आर्टिफिशियल ब्रीदिंग से और मेडिसिन से ज़िंदा रखा हुआ है, यानी उसकी सांस को और उसकी बाकी चीज़ों को, तो वो फिर उस दौरान में जो खराजात आते हैं तो वो कहें कि जी इसको आपने जो है वो खामखा रखा हुआ है, पहले से एक्सपायर्ड था। तो इस तरह के ब्लेम ज़्यादा होते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि जो है वो इतनी जो है वो की जाती है ओवर डूइंग, लेकिन उसमें बहरहाल वो देखना पड़ता है कि भाई क्या है, केस टू केस डिफरेंट होता है। अच्छा, लेकिन जो कॉमन प्रैक्टिस है अगर गायनी में देखें कि नॉर्मल डिलीवरी है, लेकिन वहाँ पर ये फोर्स किया जाता है कि सिज़ेरियन करवाया जाए, आप मानते हैं इस चीज़ को? देखें बिल्कुल, यानी जो है अगर हम देखें ओवरऑल तो हमारा रेट ऑफ सी सेक्शन ज़्यादा है हमारे मुल्क में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। और वजह सिर्फ पैसा है? पैसा भी है और आसानी भी है, क्योंकि मेडिकल जो है नॉर्मल डिलीवरी के लिए सर्जन को बहुत टाइम पेशेंट के साथ रहना पड़ता है, उसकी सारी स्टेजेस को वॉच करना पड़ता है। वो बाज़ का लेट नाइट वो कहते हैं कि यार डिलीवर हो गया तो फिर हम कहाँ से आएंगे भागे भागे, तो वो फिर जो है वो सी सेक्शन को प्रेफर करते हैं कि बेबी भी सेफ़ है, माँ भी सेफ़ है, और आपके वो जो है आपका रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है। तो ये चीज़ें हैं, मैं मानता हूँ इसको। मेरे एक जानने वाले डॉक्टर ने मुझे एक वाक़या बताया सरकारी हॉस्पिटल का, 2016 की ये बात है। एक जूनियर डॉक्टर को कहा गया कि ये कुछ पेशेंट्स हैं, इनकी डायबिटीज़ चेक की जाए और इनको इंसुलिन लगाई जाए। बाद में पता चलता है कि जिसको इंसुलिन लगी उसमें से कुछ की डेथ हो गई। बाद में इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि जूनियर डॉक्टर ने बिना डायबिटीज़ चेक किए इंसुलिन लगा दी। क्या इस तरह के वाक़यात होते हैं जिसकी वजह से पेशेंट्स की जान चली जाए? बिल्कुल होती है। मैंने तो आगे ही जिक्र किया है कि नर्सेज प्रॉपर बीपी नहीं ले रही, ड्रेन नहीं लिख रही, शुगर लेवल प्रॉपर नहीं लिखा हुआ, तो ये चीज़ें तो बिल्कुल आती हैं और ये लापरवाही के ज़ुमरे में आती हैं। और उसको जो है ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, अगर वो कोई करता है इस तरह की बात तो वो तो बहुत ज़्यादा उसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फिर सामने आते हैं ना। अच्छा, वैसे आपने ऐसे केसेस देखे हैं कि कोई नर्स है उसने पेशेंट्स को नींद की गोलियां दे दी हों कि नर्स सुकून करे और पेशेंट जो है वो सोया रहे? बिल्कुल बिल्कुल। क्या केस था? इसमें केसेस हैं। मेरे अपने हॉस्पिटल में हमारी एक नर्स थी सीनियर जो कि ड्रग एडिक्ट हो गई, हमें नहीं पता चला। वो अपनी सहूलत के लिए खुद भी रात को टीका लगाती थी और पेशेंट्स को भी साथ जो है वो सेडेट करके सुला देती थी कि भाई ठीक है सोए रहेंगे, मैं भी सोई रहती हूँ, आराम से एंजॉय करती हूँ। तो इस तरह के केसेस हैं। तो आपने कैसे इन्वेस्टिगेट किया, आपको कैसे पता चला? हमें पता चल गया, अमले ने बताया कि भाई ये आपकी जो है जो जूनियर स्टाफ जो आयाज वो तो वॉच कर रही होती है ना, लेकिन बताती नहीं है। दे यूजली डोंट रिपोर्ट टू यू। एक दूसरे का लिहाज करते हैं डॉक्टर्स और ये जो नर्सेज कोलीग्स का, ठीक है, प्रोफेशनल कर्टसी जिसको कहते हैं, वो दिखा रहे होते हैं। लेकिन फिर जब हाथ से कोई मामला गुजर जाए, क्योंकि एडिक्शन इन द हॉस्पिटल्स इज़ वेरी कॉमन, अवेलेबल होती है ना चीज़ें। जो नेल्ब्रिन की एडिक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। 4 दिन आपने टीका लगा लिया तो 5 दिन लगाना है, और अवेलेबल भी है, थिएटर्स में भी अवेलेबल है, फार्मेसी पे भी
पेशेंट्स के फिर उसमें से जो है वो चोरी कर लेते हैं। अमला जो है डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ में सब करते हैं। एडिक्शन के चांसेस आर देयर, क्योंकि उनकी अवेलेबिलिटी, उनके पास फ्री अवेलेबिलिटी चीज़ें पड़ी होती हैं ना, मरीज़ की भी पड़ी हैं और थिएटर में भी पड़ी हैं, इधर से उधर से चोरी करके वो फिर जब एक दफ़ा एडिक्ट हो जाते हैं तो शुरू में तो नहीं पता चलता, लेकिन अल्टीमेटली द एडमिनिस्ट्रेशन कम टू नो कि भाई ये बहुत ज़्यादा हो गए हैं, उनके बिहेवियर से पता चल जाता है। फिर कोलीग्स भी बता देते हैं कि सर है तो मामला डेंजरस हो गया, तो हो जाता है। हमारे अपने हॉस्पिटल में एक नर्स बहुत ज़्यादा ओवर डोज करने लग गई थी, और जो कि हमें बाद में फिर मेरे एक अमले के बंदे ने उसकी वीडियो बना के जब मुझे दिखाई कि भाई ये देखें सर, ये आप तो मान नहीं रहे, और ये देखें रात जब इसने इंजेक्शन लगाया था, मैंने इसके बाद इससे कन्वर्सेशन मेरी सुने और इसकी बातें सुने, तो आप किस तरह लेंगे इसको। तो उस हालत में उसने कोई डैमेज किया किसी पेशेंट का? कर सकती है डैमेज, क्योंकि देखिए ना, आप किसी ऐसी जगह, अगर आप आईसीयू में हैं, फर्ज किया अगर आप गायनी डिपार्टमेंट में हैं, जो कि आप बच्चे की और माँ की ज़िंदगी को दोनों को वॉच कर रहे हैं, और आप सो गए सेडेट करके, तो उस दौरान में अगर कोई ऐसी चीज़ हो जाए तो फिर जो है आपकी नेग्लिजेंस बन गई ना। आप वहाँ पे एक ही नर्स हैं, फंस किया, और आप ही अपना इंजेक्शन लगा के सो गई हैं, तो फिर तो ये जो है, ये तो इस तरह के वाक़यात हैं। अच्छा, उस स्पेसिफिक केस के अंदर आपने क्या एक्शन लिया? वी हैव टू रिमूव, यानी उसको फिर हमने निकाल दिया उसको हॉस्पिटल से, जो है उसको बताया, उसको समझाया, उसके पेरेंट्स को बुलाया और उनको बताया कि आपकी बेटी ड्रग एडिक्ट हो गई है, शी नीड्स द ट्रीटमेंट, और इसको जो है आप पेरेंट्स भी नहीं मानते ना, तो उनको भी दिखाना पड़ता है। तो लकीली वी हैव द एविडेंस, तो उसको बताया कि भाई ये अब इसको इलाज करवाएं। अच्छा, जो खुद ड्रग एडिक्ट होता है वो मानता है नहीं कि वो मानता। नशे में है? एब्सोल्युटली नहीं मानते, इतने ज़िद्दी हैं। मेरा हमारे एक थिएटर का टेक्नीशियन था, असिस्टेंट, थिएटर असिस्टेंट, उसको यानी पूरे हाथ जख्मी किए हुए हैं, पूरे नीडल्स के निशान नज़र आ रहे हैं, नहीं मान। कुरान मजीद पे हाथ रख के कहता है कि सर मैंने नहीं, ये थे बस ऐसे कोई कीड़ा लड़ गया, यानी नहीं मानते ये। आपने कोई डॉक्टर देखा जिसने ड्रग्स की हालत के अंदर कोई ऑपरेट किया हो? डॉक्टर सर्जन्स में भी एडिक्शन है। सर्जन्स में भी हमारे कोलीग थे, ड्रग एडिक्ट हो गए थे, और वो ड्यूरिंग इंजेक्शन लगा के ऑपरेशन कर देते थे। तो क्या डैमेज होता है उससे? द पेशेंट, द सर्जन हिमसेल्फ डाइड आफ्टरवर्ड्स, खुद भी फौत हो गए, ओवर डोज से ही फौत हो गए मेरा ख्याल है। और उसका डैमेज करते, जब आप देखें आप हैं तो फिर डैमेज ही करेंगे ना पेशेंट को। अच्छा, वैसे ये एक कॉमन प्रैक्टिस है क्या कि जो पेशेंट्स आते हैं वो अपनी गलत हिस्ट्री बताते हैं, उनसे पूछा जाए कि अगर आपकी कोई दिल का प्रॉब्लम नहीं है, वो कहते हैं कि अगर हमने बता दिया तो ऑपरेट नहीं होगा, वो कहते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबकि एक प्रॉब्लम होती है और बाद में फिर इफ़ेक्ट भी आता है। जी, वे पेशेंट्स सरकारी जो है ना सेटअप में तो बहुत इस तरह करते हैं कि हमारा ऑपरेशन पोस्टपोन ना हो जाए, लेकिन वो ये है ना कि जब हम किसी भी ऑपरेशन को लिस्ट पे डालते हैं तो उसके जो एज के हिसाब से और उसकी जो है रूटीन टेस्ट वो तो हम करवाते हैं और उसको एग्जामिन भी करते हैं और उसको असेस भी करते हैं, लेकिन कई जगह पे बताना ज़रूरी है कि पेशेंट बताए कि मैं एस्थमेटिक हूँ, मैं एस्थमा का मरीज़ हूँ, मैं जब इस ख़ास सीज़न में मेरा सांस फूल जाता है, मुझे सांस नहीं आता, मुझे जो है वो नेबुलाइज करना पड़ता है या मुझे इनहेलर लेना पड़ता है, ठीक है ना, या मेरी हार्ट रेट जो है बीट ख़राब हो जाती है, या मैं जो है एंजाइना का पेशेंट हूँ, क्योंकि एंजाइना तो ईसीजी पे भी नहीं आता। जो आपको अनस्टेबल एंजाइना है जो कि एपिसोडिक है, देखिए ना, आपके पास सर्जरी के लिए आया, अगर वो आपको नहीं हिस्ट्री दे रहा, आपने उसकी ईसीजी भी कर ली है और आपने उसको जो है वो असेस भी कर लिया है, लेकिन पेशेंट ने आपको नहीं बताया कि भाई मैं एंजाइना का मरीज़ हूँ, तो आपने उसकी देखिए एंजाइना का पेशेंट अगर होगा बहुत सीवियर तो आप उसको देखेंगे, आप उसकी पहले एंजियोग्राफी करा के स्टेंट डलवा के या बाईपास सर्जरी करवा के ऑपरेशन करेंगे, ठीक है ना। तो वो बाज़ का अगर ये वो मिस इन्फॉर्म करता है तो उससे आपका नुकसान तो मरीज़ का हो सकता है, नहीं करना चाहिए इन स्पाइट ऑफ के हम उसको असेस कर रहे होते हैं, लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि पेशेंट ने अपनी बतानी होती हैं
जैसे ड्रग रिएक्शंस हैं, देखिए ना, पेनिसिलिन से इंजेक्शन से है किसी को, इवन सिंपल जो है वो एंटीबायोटिक से अगर वो नहीं बता रहा तो ठीक है, फिर वो उसको जब लगेगा तो फिर उसको दोबारा होगा। तो इसलिए अपनी जो है वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना अपने फिजिशियन को, सर्जन को बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आजकल ट्रेंड बहुत ज़्यादा है सेल्फीज़ बनाना, टिकटॉक वीडियोस बनाना। डॉक्टर्स जो हैं वो ऑपरेशन थिएटर में ड्यूरिंग सर्जरी इस तरह के काम करते हैं। देखिए, वो कंसेंट के साथ एजुकेशनल मटेरियल के लिए वीडियो और पिक्चर्स ले सकते हैं, लेकिन जिसमें पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन ना हो। आपने पेशेंट से कंसेंट ले ली कि मैं आपको इजाज़त देता हूँ कि मेरी आप तस्वीर ले लें ड्यूरिंग सर्जरी, और जो है फॉर मेडिकल एजुकेशन या फॉर पब्लिकेशन, तो अगर वो देता है तो आप ले सकते और अगर शोबाजी के लिए ली हो वो नहीं कर सकते आप। ड्रग एक्ट के अंदर मेंशन है कि यू कांट यूज़ द पेशेंट्स मटेरियल अनलेस एंटिल ही गिव्स यू द कंसेंट। अगर उसने कंसेंट दे दी है कॉस्मेटिक सर्जरी में या हेयर ट्रांसप्लांट के बाद, या आपकी जो है वो कोई ऐसी सर्जरी है जहाँ पर वो अपनी आइडेंटिफिकेशन भी देने को तैयार है, तो फिर ठीक है, वो तो फिर आपने उससे ले ली ना इजाज़त। अदरवाइज़ आप फॉर मेडिकल कॉन्फ्रेंसेज, फॉर मेडिकल एजुकेशन, फॉर पेशेंट्स एजुकेशन, पेशेंट की जो हम यूज़ करते हैं ना, हम मरीज़ों को दिखाते हैं कि ये देखें इसका घुटना हमने चेंज कर दिया है या इसका जो ये डिफॉर्मिटी हमने ठीक कर दी है, लेकिन उसमें पेशेंट्स की आइडेंटिफिकेशन नहीं होती। जैसे एक आपने घुटने की तस्वीर ली हुई है या पैर की तस्वीर ली हुई है, या उसमें आप ये नहीं हो पता कि ये कौन है क्या है, तो आप एजुकेशन मटेरियल के लिए फॉर पेशेंट्स एजुकेशन, फॉर द पब्लिक एजुकेशन, फॉर द रिसर्च पेपर्स के लिए आप ले सकते हैं। इमरजेंसी केसेस में जब पेशेंट जाता है हॉस्पिटल में तो क्या प्रोटोकॉल होता है? पहले कोई पर्ची बनती है, जैसे हमने मुन्ना भाई में भी देखा कि वहाँ पर तो ये इशू बना कि पहले एक सीरियस कंडीशन में पेशेंट है तो उसकी पहले पर्ची बनेगी या उसका ट्रीटमेंट होगा। पाकिस्तान में क्या होता है? नहीं, देखें, सूदी तौर पे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि पेशेंट्स की कंडीशन पे है ना, आपकी ट्राइज जो हम बात कर रहे थे, इमरजेंट में आपने हर सूरत में पेशेंट की ट्रीटमेंट इमीडिएट शुरू करनी है। अगर वो शॉक में आया है, अनकॉन्शियस आया है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी के साथ आया है, ठीक है ना, और प्रोफ्यूज ब्लीडिंग के साथ आया है, पोलीट्रामा के साथ आया है, तो फिर वो सीधा इमरजेंसी के अंदर लैंड करेगा। उसकी फ़ाइल साथ साथ बनेगी, इमरजेंसी नर्स बना लेगी, काउंटर पे नहीं भी गया वो, ठीक है ना, तो उसमें इमीडिएटली जो ट्राइज नर्स होती है, जो कि सूली तौर पे जो प्रोटोकॉल है, जो SOPs कहते हैं, वो ये है कि ट्राइज नर्स उसको इमीडिएटली सेस करेगी, ड्यूटी डॉक्टर उसको इमीडिएटली सेस करेगा। वो फिर उसमें, क्योंकि यू नीड इंट्यूबेशन, आपने इमीडिएटली इंट्यूबेशन की है, आपने अम्बू बैग से उसकी रेस्पिरेशन, उसकी सर्कुलेशन बहाल करनी है। अगर वो शॉक में है तो आपने इमीडिएटली उसको ब्लड लग गया तो ब्लड लॉस पूरा करना है, फ्लूइड लगाने हैं, तो वो तो फिर ये थोड़ी है कि वो काउंटर पे जाके तो वो बेचारा खड़ा रहे। अच्छा, लेकिन जितना बर्डन होता है हमारे हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, वहाँ पर ये सारे प्रोटोकॉल फॉलो होते हैं? यानी जो हमारे मेजर हॉस्पिटल्स हैं, इन स्पाइट ऑफ दिस के हमारे रिसोर्सेज भी कम हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम जो हमारे हॉस्पिटल्स फेस कर रहे हैं ना, वो लैक ऑफ रिसोर्सेज हैं, रेवेन्यू की शॉर्टेज है, ह्यूमन रिसोर्स की शॉर्टेज है। अब देखिए ना, अब डॉक्टर ने तो बाहर से मरीज़ को नहीं लेके आना, वो जी वो गैलरी में ही डिलीवर होगी, ठीक है ना, यू कांट होल्ड द डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है ना, कि भाई वो जो है वहाँ पे व्हील चेयर ही अगर उसे नहीं मिली, उसे स्ट्रेचर ही नहीं मिला, तो दैट इज़ अ फेलियर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन शॉर्ट हो गई है, या आपने देखा होगा कितनी डेथ्स हुई ऑक्सीजन शॉर्ट होने की वजह से, तो वो जो है इस तरह के जो केसेस हुए, ठीक है ना, तो वो जो हैं वो उसमें नेग्लिजेंस तो और भी लोगों की आ जाती है ना। तो हमारे जो ज़्यादातर यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हैं वो यही हैं कि वो आपको जो है वो लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से, लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की वजह से, और वो जो है रेवेन्यू की वजह से जो है, और फिर पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेटेड। पंजाब की देखें ना, आबादी 12-13 करोड़ है, ठीक है ना, हाफ ऑफ द पाकिस्तान है, ज़्यादा है बल्कि। तो उसको जो कैटर कर रहे हैं हॉस्पिटल्स, वो तो बेचारे थोड़े हैं। और फिर हमारा जो GDP का जितनी रेशो हेल्थ पे जानी चाहिए, अब देखें ना डेवलप्ड कंट्रीज़ में 7%, 8% ऑफ GDP आप जो है वो हेल्थ को दे रहे होते हैं, फिर भी पूरे करना मुश्किल है
इंश्योरेंस वहाँ पे सिस्टम है। तो हमारे तो देखें ना आप 0.3%, 0.4% आप खर्चें और इतनी पॉपुलेशन को कहें कि क्वालिटी ट्रीटमेंट भी मिले, वो मुमकिन नहीं है। फिर भी बहुत, मैं कहता हूँ कि PIC में आप चले जाएं, एमरजेंसीज में हॉस्पिटल में चले जाएं, सर्विसेज में चले जाएं, वहाँ पर देखें ना इतना मरीज़ आ रहा होता है, उसको डॉक्टर कैटर भी कर रहे होते हैं, कोशिश भी कर रहे होते हैं, सारा कुछ कर रहे होते हैं। अच्छा, लेकिन कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो अवेलेबल नहीं होते हॉस्पिटल में, और जो पेशेंट है उनके ऐसे वसाइल नहीं होते कि वो बाहर से करवा सकें, तो कौन जिम्मेदार है इसका? सिस्टम ज़िम्मेदार है उसका, सोसाइटी ज़िम्मेदार है एज ए होल, मैं तो कहूँगा, क्योंकि एंडोमेंट फंड्स हॉस्पिटल्स के होने चाहिए, NGOs इन्वॉल्व होनी चाहिए जो गरीबों की बिलिंग का ख्याल करें, वहाँ पर हॉस्पिटल को फैसिलिटेट कर रहे हों। जैसे ना देखें PIC में अभी आप बाहर देखें तो फ्रेंड्स ऑफ PIC के हिसाब से उन्होंने कितना बड़ा वार्ड बना के दिया है और कितने बड़े उन्होंने इक्विपमेंट लेके दिया है। इसी तरह डायलिसिस सरकारी अस्पतालों में जो है हमारे प्राइवेट लोगों ने वहाँ पर पूरे उसके खर्चात उठाते हैं। मैं हॉस्पिटल का सारा फूड किसी ने अपने ज़िम्मे लिया होता है। तो ये तो एज ए सोसाइटी का फेलियर है, मैं कहूँगा कि भाई गवर्नमेंट का भी फेलियर है, सोसाइटी का एज ए होल फेलियर है, सिस्टम का फेलियर है कि आप जो है वो उतने रिसोर्सेज और रेवेन्यू आपके पास नहीं है कि मरीज़ को आप क्वालिटी ट्रीटमेंट दे सकें, क्योंकि वो तो हर एक का हक है। लेकिन आप देखें ना बाहर के हॉस्पिटल्स में आप देखें कि वहाँ पर मेजॉरिटी पेशेंट्स आर इंश्योर्ड, मेजॉरिटी आर इंश्योर्ड अमेरिका में या जितने, लेकिन फिर भी ऐसे पेशेंट्स होते हैं, लेकिन वो दे डोंट रिफ्यूज़ द ट्रीटमेंट टू द पेशेंट, दे गिव द ट्रीटमेंट टू द पेशेंट, और फिर जो है उसकी बिल्डिंग जो है अगर आप नहीं दे सकते तो फिर आप साइन कर देते हैं, फिर वो मुख्तलिफ गवर्नमेंट के फंड्स या NGOs के फंड्स या और एंडोमेंट फंड में से वो निकाल के आप अपना कर लेते हैं। तो इस तरह का सिस्टम होना चाहिए। अच्छा, वैसे अगर देखा जाए प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके पास रिसोर्सेज, इक्विपमेंट वो तमाम होते हैं जो गवर्नमेंट में होते हैं, या गवर्नमेंट में ज़्यादा होते हैं हमारे पास? डेफिनेटली गवर्नमेंट में ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा। प्राइवेट में भी अब अच्छे सारे सेटअप्स बन गए हैं, लेकिन गवर्नमेंट के पास जो है अच्छे हॉस्पिटल्स में जो है ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं। और फिर टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में आपको सारी फैसिलिटीज़, सारी स्पेशलिटीज़ अंडर सेम प्रेमिसेस आप देखें ना, वहाँ पे आपको सारे डिपार्टमेंट, सारे हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट्स, हर तरह की एक्सपर्टीज़ अवेलेबल होती है। प्रॉपरली अगर यूज़ हो तो वहाँ पर आपको अच्छा ट्रीटमेंट मिल सकता है। हाँ, लेकिन बर्डन ज़्यादा होता है। बर्डन ज़्यादा होता है, फिर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम होती है कि भाई प्राइवेट सेक्टर का एक फ़ायदा है ना कि योर डॉक्टर इज़ योर ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट विद यू, ठीक है ना। सरकारी में ये नहीं है, आप जाएंगे एक दफ़ा तो वहाँ पे कोई और डॉक्टर बैठा होगा, दूसरी दफ़ा जाएंगे तो आउटडोर में कोई और बच्चा बैठा है, डॉक्टर्स भी दे आर नॉट। ये प्राइवेट में और उसमें इसमें आपको जो है वो पर्सनल केयर मिल जाती है। सरकारी में तो आपको कुर्सी भी नहीं मिलती बैठने के लिए, ठीक है ना, यानी रिस्पेक्ट नहीं है, ऑनर नहीं है वहाँ पर जो है, क्योंकि वहाँ पर लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से। आउटडोर में आपने देखा धक्के पड़ रहे होते हैं, ठीक है, एंटर होने के लिए आपको जो है वो दरवाजे टूट रहे होते हैं। एटीट्यूड का भी एटीट्यूड का बहुत फ़र्क है, एटीट्यूड का ही तो फ़र्क है जिसके लिए लोग प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं। तो ये डॉक्टर्स की ट्रेनिंग नहीं होती जो प्राइवेट में है, वो भी तो गवर्नमेंट से ही निकलते हैं। नहीं, वहाँ पे चंद एक पेशेंट्स हैं ना, और पेड पेशेंट्स हैं, वहाँ पर हंड्रेड्स में पेशेंट्स हैं और सारे ही जो है वो आपकी लायबिलिटी हैं। तो वो इस तरह की सेंस डेवलप हो जाती है, आस्ता आस्ता डॉक्टर्स की भी हो जाती है। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं वो तो ऐसे लगते हैं जैसे अके हुए हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। नर्सेज भी, डॉक्टर्स भी, और सारा जो है पेशेंट्स को प्रॉपर टाइम नहीं देते उसे, यानी जो है वो एटीट्यूड प्रॉब्लम है। जहाँ पर आपको कंप्लेंट आएगी ना, मैं आपको बता दूँ, ख्वाह वो प्राइवेट सेक्टर हो ख्वाह वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, एटीट्यूड, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। अब ये भी जो आपका पेशेंट आपने जिक्र किया है, दिस इज़ द लैक ऑफ कम्युनिकेशन। जो डॉक्टर्स एटीट्यूड या किसी का एटीट्यूड जो उनको नागवार गुजरा है, ठीक है ना, उसको समझाया नहीं सही तरह, बैठाया नहीं सही तरह, उसकी एजुकेशन नहीं की, ठीक है ना, और वो इतना टाइम नहीं दिया कि पेशेंट जो है वो चला गया उसमें, यानी जो है वो मिसगाइड हो गया या वो उसने अपने आप को ओपिनियन ले लिए। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो एटीट्यूड प्रॉब्लम, मोस्टली 80% इट्स एटीट्यूड।
आज के पॉडकास्ट में हमने वो तमाम केसेस आपके सामने रखे जिसके अंदर डॉक्टर्स की गफलत या लापरवाही शामिल थी। अगर ऐसे केसेस के आप भी आई विटनेस हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।